हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो 18 जून का जो आपका पेपर हुआ था यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस का, उसका पार्ट 2 डिस्कशन विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। हम पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ये जो नेक्स्ट के 25 क्वेश्चन है उनका मैंने एक पहले वीडियो अपलोड किया था इसी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस पर, जिसमें हमने स्टार्टिंग के जो 25 क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था विद एक्सप्लेनेशन। तो आज के वीडियो में हम नेक्स्ट अगले 25 क्वेश्चन है, ये इसका पार्ट 2 है, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। बाद में ऐसे ही पार्ट 3 एंड 4 ऐसे करके हम 4 जो आपके लेक्चर होंगे उनमें आपका 18 जून का जो पेपर है वो कवर हो जाएगा। और आप ई स्क्वायर एकेडमिक्स जो चैनल है हमारा परिवार, वो भी छोटा है काफ़ी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचाइए जो भी एनवायरमेंटल साइंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनको इससे मेरे को लगता है काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसा किसी ने अभी तक नहीं करवाया है। ठीक है, आपको पता है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि एनवायरमेंटल साइंस कैटेगरी में इस तरह से कोई सोल्यूशन नहीं करवाता है। और आपके जो दो मेजर अपडेट है ये हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ जो आपका फेज़ 2 एंड 3 था उसके आंसर की रिलीज कर दी है एनटीए ने। और जो सीएसआईआर नेट जेआरएफ था फाइनल, उसकी फाइनल आंसर की है वो आउट हो चुकी है। तो आप चेक कर लेना वेबसाइट्स पर जाके सीएसआईआर और यूजीसी दोनों की, ठीक है। और फाइनल आंसर की में जैसे अपना सीएसआईआर का जो सब्जेक्ट है अर्थ साइंस, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। और जो यूजीसी आपको पता ही है ईवीएस कैटेगरी में, आप आंसर की चेक कर लेना। कौन कौन से क्वेश्चन आपको चैलेंजेबल लगते हैं वो बताना आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जो 18 जून वाला पेपर होगा उसके बाद में हम और भी अलग अलग जो साइकिल है उनकी रिस्पॉन्स शीट है वो डिस्कस करेंगे। शायद इन फ्यूचर में वापस आपको जो अभी 2 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसकी भी जो रिस्पॉन्स शीट है उसको विद एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये बात कर रहे हैं कि अरेंज करो इन माउंटेन रेंजेस को द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोअर टू हायर मीन एनुअल टेम्परेचर। मीन एनुअल टेम्परेचर, देखिए, मीन एनुअल टेम्परेचर ये क्या होता है। एक तो जैसे भी कोई भी माउंटेन रेंज होती है तो उस पर जो पूरे साल में 12 महीने के अंदर अंदर जो उसका एवरेज टेम्परेचर होता है वहाँ पर माउंटेन रेंज में उसके पीक्स पर, वो उसका मीन एनुअल टेम्परेचर होता है। और आपके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, अल्प्स, इथियोपियन हाईलैंड्स, रॉकी, एंडीज है, हिमालयाज है, ये अलग अलग। तो आपको इनको अरेंज करना है इनके मीन एनुअल टेम्परेचर के ऑर्डर में, लोअर टू हायर। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनकी लोकेशंस क्या क्या है, तभी आप बता पाओगे कि इनके जो एनुअल टेम्परेचर रेंज है वो क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये रही आपकी वर्ल्ड का मैप है, और इसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है वो लोकेटेड है। देखिए, जो आपका एल्प्स माउंटेन रेंज है वो आपका इटली में यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। ये यूरोप का रीजन है, यहाँ पर पाया जाता है आपका एल्प्स, जो कि सबसे कोल्ड है। इसका मीन एनुअल टेम्परेचर है वो काफ़ी ठंडा होता है ये अक्रॉस द ईयर। देन फिर आपके देखिए रॉकी माउंटेन चेन ये आपके होती है नॉर्थ अमेरिका में, अलास्का रीजन है, कनाडा, देन यूएसए, यूएसए। तो यहाँ पर ये रॉकी माउंटेन रेंज है, यहाँ पर फैली हुई है। फिर आपके एंडीज, एंडीज माउंटेन रेंज है जो कि साउथ अमेरिका के पूरे कोस्ट पर, जो आपके वेस्ट कोस्ट है साउथ अमेरिका की, वहाँ पर एंडीज माउंटेन रेंज प्रेजेंट है। फिर जो इथियोपियन हाईलैंड्स होते हैं वो आपके जो इथियोपिया कंट्री है वेस्टर्न, जो ईस्टर्न अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साइड, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन है, यहाँ पर इथियोपियन कंट्री इथियोपिया, उसके सेंटर में इथियोपियन हाईलैंड्स माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट होती है। और जो हमारा प्यारा भारत है यहाँ पर हिमालयस, आपको पता है तिब्बत का रीजन है और हमारा इंडिया का रीजन यहाँ पर है हिमालयस। अब इनका जो मीन एनुअल टेम्परेचर है उसकी हम बात करें तो एल्प्स सबसे ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम होता है, और सबसे ज़्यादा होता है आपका एंडीज़ का। ऐसा क्यों है, क्योंकि एंडीज़ आपके इक्वेटर पर प्रेजेंट है, जबकि एल्प्स आपके जो टेगा टेगा रीजन है वहाँ पर प्रेजेंट है। रॉकी भी हो सकता है इसका, लेकिन रॉकी का बहुत सारा एरिया यहाँ पर भी आता है जो टेम्परेट जोन है वहाँ पर। लेकिन एल्प्स आपका जो टेगा रीजन है, टेगा इकोसिस्टम, उसमें लाई करता है वो। तो इस ऑर्डर को हम अगर अरेंज करें तो इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि सबसे जो कम होती है आपके एल्प्स रीजन की होती है। तो ए हो गया सबसे पहले, तो 2 एंड 4 होगा। देन लास्ट में आपका हो गया यहाँ पर एंडीज,
तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। सबसे लास्ट में आपका इंडीज आ गया बी इसमें। देन एल्प्स के बाद में हम चेक करें तो जो रॉकी माउंटेन है वो होता है, वो एल्प्स के बाद में ठंडा होता है। देन जो सी आपके इथियोपियन हाईलैंड्स है वो इक्वेटर पर प्रेजेंट नहीं होके जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके ज़्यादा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में प्रेजेंट है इथियोपियन हाईलैंड्स। देन हिमालयास, फिर आपका हो गया एंडीज। एंडीज का क्यों है, क्योंकि एंडीज आपके इक्वेटर प्रेजेंट होता है और आपको पता है इक्वेटर पर जो सोलर इंसोलेशन होता है वो डायरेक्टली हिट करती है सोलर रेज जो रेडिएशंस होती है, तो इसीलिए एंडीज का जो मीन एनुअल टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर माउंटेन रेंजेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है आपके नेशनल जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 उसका। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो कब आया था और उसमें क्या क्या जो मेन मेन बातें हैं जो हमारे काम की है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो 2002 में आया था और इसको लाने का रीज़न मेन क्या था, जो आपकी रियो समिट हुई थी जो ब्राज़ील में, आपको पता है उसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। तो उसमें जो एक कन्वेंशन था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जो वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादातर जो नेशंस थे उन्होंने इसको फॉलो किया था और उसको लेकर हर एक नेशंस ने जो भी आपकी कंट्रीज़ होती हैं वो अपने कंट्री में बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड लीगल एक्शन लेना चाहते थे। तो इसी को फॉलो करते हुए इंडिया में भी जो आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 में इम्प्लीमेंट किया गया था और इसका जो मेन मोटिवेशन है वो यहाँ से आया था जो रियो समिट है अर्थ समिट वहाँ से। फिर इसमें जो देखें हम अगर लीगल स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 लेवल की अलग अलग स्ट्रक्चर्स थी। तो सबसे जो सेंट्रल बॉडी होती है वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको फॉर्म किया गया था। और जो स्टेट लेवल पर देखें तो हम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है जो कि स्टेट लेवल पर आपके बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड काम ज़्यादा दिखता है। फिर जो होती है आपके लोकल लेवल पर जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है ये सारा काम देखती है। ठीक है, तो आप ये स्ट्रक्चर याद रखना, ये हायरार्की स्ट्रक्चर है। देन सेंटर है, फिर स्टेट है, उसके बाद में लोकल अथॉरिटी। और लोकल अथॉरिटी ये सारे मिलकर एक पीबीआर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, पब्लिक जो आपके बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है उसको, जिसमें क्या होता है जो भी आपके कोई रीज़न होता है जो हमारे कंट्री में अलग अलग है, इकोसिस्टम है, अलग अलग रीजन से वहाँ पर अलग अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो उनका एक रजिस्टर मेंटेन करना, उसमें सारी डिटेल्स होती है उस एरिया के फ्लोरा और फोना वेजिटेशंस जो भी अलग अलग स्पीसीज होती है उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक साथ कलेक्ट किया जाता है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में। ठीक है, तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, तो आपको पता है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ये आपका लोकल लेवल अथॉरिटी है और जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है वो आपका सेंट्रल लेवल पर हो गया। फिर पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर मैंने बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका बायोडाइवर्सिटी एक्ट का। फिर जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। यही पूछा था आपको क्वेश्चन में कि नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, एक और आपके जो दिसंबर में ये क्वेश्चन आया था बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, ये क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो दिसंबर में आपको क्या पूछा था कि दिसंबर का जो आपका साइकिल था वो था आपका दिसंबर 2023 का। ठीक है, और 23 में क्या हुआ था, ये जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो कि 2002 में आया था, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अमेंडमेंट इसमें किए थे 2003 के एक्ट से। तो इस अमेंडमेंट में उन्होंने अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ उनको इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी इसमें फार्मर वेराइटी होती है। ठीक है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो फार्मर वेराइटी वो होती है जो कि आपके ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड किए जाती है और इवोल्व बाय द फार्मर्स इन देयर पिट। ठीक है, और फार्मर जो अलग अलग होते हैं किसान लोग, वो उनको उन वेराइटीज़ को अपने फील्ड में ही होल्ड करते हैं और उनको ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड करते आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उनके ट्रेडिशन का वो पार्ट है। और जो वाइल्ड रिलेटिव्स एंड लैंड रेसेस ऑफ ए वेराइटी अबाउट विच द फार्मर पोजेस द कॉमन नॉलेज, जिनके बारे में फार्मर्स को कॉमन नॉलेज होता है वो भी आपके फार्मर वेराइटी के अंडर आती है।
ठीक है, ये दो मेन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सी डी इसका आंसर हो गया था। और इसके अंदर अलग अलग और भी जो वेराइटीज थी, कौन कौन सी थी? एक थी आपके कल्टीवेयर। कल्टीवेयर कौन सी थी? जो कि आपके ओरिजिनेट एंड परसिस्टेंट अंडर द कल्टीवेशन और वॉज स्पेसिफिकली यूज फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, जिसको कल्टीवेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता था उसको बोलते हैं कल्टीवेयर वैरायटी। और जो फोक वैरायटी होती थी उसको आपको ग्रो करना और एक्सचेंज इनफॉर्मली अमंग द फार्मर्स, जिसको फार्मर के बीच में एक्सचेंज किया जाता था अलग अलग टाइप से। ठीक है, तो वो होती थी आपके फोक वैरायटी। और जो ग्रोन बाय द एंशिएंट फार्मर एंड देयर सक्सेसर उसको बोलते थे लैंडर्स। तो आप ये याद रखना चारों वेराइटीज में भी इन फ्यूचर आपका इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लैंडर्स वेराइटी कौन सी होती थी? जिसको एंशिएंट फार्मर्स और उनके सक्सेसर है उनके द्वारा उगाया जाता था, तो वो हो गए आपके लैंडर्स वेराइटीज। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 में आया था अंडर द 1992 सीबीडी कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी and the act regulate the access to the biological resources and associated traditional knowledge to do this। ये आपका सेंट्रल लेवल पर हो गया। जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है वो स्टेट लेवल पर हो गया, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है वो आपका लोकल लेवल अथॉरिटी हो गया। और इस बिल की जो मेन खासियत थी की थी कि जो इंकरेज करना था आपका इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड कल्टीवेशन ऑफ वाइल्ड मेडिसिन प्लांट्स। ठीक है, जो मेन इसमें जोड़ दिया गया था जो मेडिसिन बनाने में जो काम आते हैं, जो भी आपके प्लांट्स होते हैं उनका जो अच्छे से आपका एक्सट्रैक्शन, जैसे आप एक तरह से बोल सकते हो, उनको एक्सेसिबल ज़्यादा बनाने के लिए, ज़्यादा इजी प्रोसेस, स्मूथ करने के लिए प्रोसेस को, इसलिए इसमें अमेंडमेंट किए गए थे। फैसिलिटेट करना फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर रिसर्च, पेटेंट एप्लीकेशन एंड ट्रांसफर। ठीक है, और डिक्रिमिनलाइज ऑफेंसेस, ये भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज था। ठीक है, देन इंकरेज करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको इंकरेज करना, इसका मेन काम था। ठीक है, तो आप याद रखना मैंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है इसके अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सेक्शन से। तो इसमें पूछा है कौन सी रिएक्शन है उसका कौन सा ऑर्डर है। तो आपको पता होना चाहिए जो बीओडी रिएक्शन होता है वो आपका यूनिवर्सल है। अगर जिस किसी ने भी वाटर केमिस्ट्री हल्का सा पढ़ा है तो उसमें बीओडी आपको पता है, बीओडी की जो वैल्यू है वो ओनली फॉर डिपेंड करती है आपके ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन पर। तो ऑर्गेनिक मैटर है तो ये आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका बीओडी रिएक्शन होता है, इसका एक यूनिवर्सल एग्जांपल है बीओडी रिएक्शन। फिर आपके जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपके जो बैक्टीरियल नाइट्रिफिकेशन होता है अमोनिया का, जो कि पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, उसमें वो आपके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो अगर इन दो ऑप्शन से हम मैच करें तो जो बी का थर्ड है और आपका सी का टू है, बी का थर्ड सी का टू, तो आपका ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर। देन आपका ए का फोर क्या है? ए आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है? जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाई एरोबिक बैक्टीरिया इन सेल्स। ठीक है, जो आपका रेस्पिरेशन का पार्ट होता है सेल के अंदर, तो उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, वो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। और जो कंजुगेटिव रिएक्शन होती है वो होती है आपकी को मेटाबॉलिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन है को मेटाबॉलिक, तो वो आपका कंजुगेटिव रिएक्शन का पार्ट होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फोर इस करेक्ट आंसर आपका ये सारा। तो आप याद रखना इसमें। और जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया, वो डिपेंड करती है मेनली आपके अमोनिया की कंसंट्रेशन पर और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पर, क्योंकि ऑक्सीडेशन आपको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा इसका। तो इन दो की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है ये रिएक्शन रेट। तो इसीलिए ये आपका एग्जाम्पल है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का। एनटीए बात करता है इस क्वेश्चन में फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द पॉल्यूशन प्रिवेंशन फ्रॉम द लीस्ट प्रीफर्ड टू मोस्ट प्रीफर्ड अप्रोच। लीस्ट प्रीफर्ड टू मोस्ट प्रीफर्ड अप्रोच है ये सॉलिड वेस्ट का। ये क्वेश्चन ऐसा है, देखिए ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है, उससे एज इट इज रिपीट हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए जो मोस्ट प्रीफर्ड और लीस्ट प्रीफर्ड। मोस्ट प्रीफर्ड अप्रोच होती है आपके जो रिसाइकल या रीयूज प्रोसेस होती है, वो हम सबसे पहले प्रीफर करते हैं कि जो भी वेस्ट का जनरेशन हो
वो या तो कम से कम हो या तो रिडक्शन हो इसमें, या फिर उसको जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको सर्कुलर इकोनॉमी में सर्कुलेट कर दिया जाए, ठीक है, ताकि वही वापस रिसाइकल होके काम आ जाए किसी और चीज़ों में। ये होती है आपके सबसे मोस्ट प्रिफरेबल अप्रोच। और जो लीस्ट प्रिफरेबल होती है वो आपके होती है लैंडफिल मेथड, या फिर जो भी डिस्पोजल मेथड होता है वो होती है सबसे लास्ट। क्योंकि इसमें वेस्ट का जनरेशन हम लैंड फिलिंग क्यों करते हैं कि एक्सेसिव अमाउंट में जो आपका वेस्ट है वो जनरेट होता है और उसको हम ट्रीट नहीं कर पाते, तो इसलिए आप लैंड फिल के फॉर्म में इसको जमा करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बीच में आपके जो सोर्स रिडक्शन या फिर जो सेपरेशन है, वेस्ट का सेपरेशन, देखिए इस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, लैंग्वेज भी चेंज नहीं की है कि इन द वेस्ट पोल्यूशन प्रिवेंशन ईयर की अरेंज करना आपको फॉलोइंग मोस्ट प्रिफरेबल टू लीस्ट प्रिफरेबल ऑप्शंस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो सी ऑप्शन है आपका सबसे पहले आएगा, देन आपका सबसे लीस्ट प्रीफरेबल है आपका लैंड फिलिंग, ठीक है। फिर उसके बीच में देखें तो वेस्ट का सेपरेशन करना जरूरी है। जो भी अलग अलग टाइप के वेस्ट होते हैं उनको सेपरेट करो, उनकी कैटेगरीज बना लो, फिर उन्हीं टाइप की कैटेगरीज हैं उनको कंसंट्रेट करो, वेस्ट को कंसंट्रेशन है वो उसके बाद में आता है। देन वेस्ट का ट्रीटमेंट, वो भी लैंडफिल अप्रोच है उससे ऊपर आता है ईआरकी में। देन सबसे लास्ट में आता है आपका लैंडफिल। और अगर हम हेजार्डस वेस्ट होता है उसकी कैटेगरी में देखें, हेजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, तो आपको एलिमिनेट करना है जनरेशन, जनरेशन को ही एलिमिनेट कर दो। देन आपको रिड्यूस करना है जनरेशन, अगर हो रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करो। फिर आपका जो रिसाइकल करो या री यूज़ करो, देन ट्रीटमेंट, फिर लास्ट में आता है आपका डिस्पोजल। डिस्पोजल आपका होता है लीस्ट प्रीफरेबल अप्रोच, ठीक है। अब एज पर सीपीसीबी सॉलिड वेस्ट जनरेशन है वो अलग अलग सिटीज़ में, उसका जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है वो क्या क्या है। जो आपके स्मॉल सिटीज़ होती है उसमें आपका 0.1 kg पर कैपिटा पर डे होता है। देन मीडियम सिटीज़ होती है उनमें 0.3 से 0.4 kg वेस्ट होता है, वो पर कैपिटा पर डे होता है। देन लार्ज सिटीज़ होती है उसमें 0.5 kg पर कैपिटा पर डे होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, क्योंकि ये अगर आपने ये POQ अगर पढ़े हैं तो आप ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाता, ठीक है। तो आप याद रखना इसमें क्या क्या हुआ। सबसे पहले जो लीस्ट प्रीफर्ड है, तो लीस्ट प्रीफर्ड में आपको मैंने बताया था जो आपके सोर्स रिडक्शन है ना, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट आपका लीस्ट प्रीफरेबल होगा, तो डी आएगा सबसे पहले। तो ये तीन ऑप्शन हो गए। फिर सबसे लास्ट में आपका आएगा सोर्स रिडक्शन, सोर्स रिडक्शन आपका सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, ओके। नहीं, मैंने बताया था सबसे पहले आपका मोस्ट प्रीफरेबल होगा वो आपका रिसाइकलिंग एंड रीयूज है। और अगर हो रहा है वेस्ट का जनरेशन तो फिर उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो। तो फिर लास्ट में आएगा ए, देन सी, उसके बाद में ई आपका वेस्ट का सेपरेशन, देन कंसंट्रेशन, बी, फिर आपका हुआ डी, ऑप्शन डी, तो वेस्ट का ट्रीटमेंट। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अगेन आपके क्वेश्चन आए हैं एनवायरमेंटल जियो साइंस यूनिट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपका एज इट इज PYQ से पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन, ये आप ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए कि बेसाल्ट इज द इग्नियस रॉक, जो कि कंपोज होता किससे बना होता है, इग्नियस रॉक से, इसका कंपोजिशन पूछा है। और आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बेसाल्ट आर कंपोज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, तो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, ओलिविन, पायरोक्सिन एंड देन प्लेजियोक्लेस, ठीक है। ये तीन मिनरल्स होते हैं वो आपका बेसाल्ट को फॉर्मेशन करते हैं। बेसाल्ट आपकी एक एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक है, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक आपको पता है जो कि लावा होता है वो बाहर आ जाता है, अंदर जो आपके अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर जमा नहीं होता। अगर वो अंदर जमा होता तो वो आपके इंक्लूसिव इग्नियस रॉक होती, जबकि बेसाल्ट आपका एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक है, क्योंकि एक्सक्लूसिव मीन्स बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है इसका मतलब बेसाल्ट होगा वो, ठीक है। और इसका जो मिनरल कंपोजिशन है वो आपका ओलिविन है, प्लेजियोक्लेस एंड पायरोक्सिन। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड और भी मैं चीज़ें बताता हूँ आपको जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपके मैग्मा होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं मैग्मा, चल लेता हूँ। आपके मैग्मा दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रेनाइटिक मैग्मा, एक होता है आपका बेसाल्टिक मैग्मा, ठीक है। ग्रेनाइटिक मैग्मा होता है उसका जो मिनरल कंपोजिशन होता है वो होता है आपके पोटेशियम फेल्सपार, क्वार्ट्ज होता है, देन माइका, फिर होता है आपका एम्फीबोल। जबकि बेसाल्टिक मैग्मा होता है उसका मैंने बताया था प्लेजियोक्लेस, ओलिविन, देन पायरोक्सिन, ये होते हैं इसके कंपोजिशन, ठीक है।
फिर जो आपके फेल्ड्स्पार होता है वो 3 टाइप के होते हैं। फेल्ड्स्पार में 3 टाइप के फेल्ड्स्पार कौन कौन से होते हैं आपका, एक होता है पोटेशियम, देन होता है सोडियम, फिर होता है आपका कैल्शियम। अब ये अलग अलग फेल्ड्स्पार होते हैं, इनका जो नाम होता है वो होता है, पोटेशियम फेल्ड्स्पार को हम ऑर्थोक्लेज भी बोलते हैं, फिर जो सोडियम होता है उसको एल्बाइट होता है, और उसको बोलते हैं कैल्शियम वाले को अनोर्थाइट। ठीक है, ये इनके मिनरल जो मिनरल के नाम है वो है, और ये इनका कंपोजिशन है। ठीक है, इसमें पोटेशियम होता है, इसमें सोडियम होता है, देन कैल्शियम होता है। ये रहे इनके फॉर्मूलाज। ठीक है, केमिकल फॉर्मूलाज है, आप याद रख लेना, इसको कोशिश करना ऐसे। लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इसमें जो मेन एलिमेंट है वो कौन कौन से है। ठीक है, जो मेटल एलिमेंट। अब और हम बात करें तो आपके जो एम्फीबॉल होता है, एम्फीबॉल ये भी आपका एक सिलिका मिनरल है। एम्फीबॉल वो डबल चेन सिलिकेट मिनरल होता है, जो कि आपके अर्थ क्रस्ट का 5% बनाता है, और इसमें अलग अलग कंपोजिशन होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस और सिलिका प्रेजेंट होता है। ठीक है, मिनरल आर इग्नियस और मेटामॉर्फिक नेचर में होता है। ठीक है, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक दोनों में पाया जाता है, और इसके एग्जांपल है आपके हॉर्नब्लेंड एंड देन एक्टिनोलाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्फीबॉल। देन माइका, माइका की बात करें तो हम माइका भी ऑलमोस्ट आपके 5% ऑफ क्रस्ट कंपोजिशन ये आपका फॉर्म करता है। देन आपका फाइलोसिलिकेट्स मिनरल की कैटेगरी में आता है, पोटेशियम रिच होता है माइका। माइका के एग्जांपल की बात करें तो हम मस्कोवाइट, जो कि वाइट माइका होता है, देन बायोटाइट होता है, वो आपका ब्लैक माइका होता है। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे रख सकते हो कि जो बायोटाइट होता है वो बी है, वो आपका ब्लैक माइका है। ठीक है, ब्लैक माइका, और दूसरा वाला जो मस्कोवाइट होगा वो आपका वाइट वाइट माइका होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बोलोगे नहीं, तो याद रखना आप मस्कोवाइट आके, ये जो दो जो आप माइका है इसके दो एग्जांपल है, मेन है, इंपॉर्टेंट है। और जो एम्फीबॉल है इसके ये दो एग्जांपल है, हॉर्नब्लेंड एंड देन एक्टिनोलाइट। ठीक है, फिर हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स हैं इनकी बात करें तो अर्थ के क्रस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन में हम देखें तो 95% आपका इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है, वो फॉर्म करती है क्रस्ट को। फिर 5% ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, 5% बाकी का वो सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म होता है, और इसी 5% में हम बात करें जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसका लगभग 80% है आपका वो सेल रॉक्स बनाती है। फिर जो 15% होता है आपका सैंडस्टोन, देन आपका 5% होता है वो लाइमस्टोन होता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे देखोगे कि जो आपका अर्थ का क्रस्ट, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, सॉरी। हाँ, जो आपका अर्थ का क्रस्ट है उसमें हम बात करें तो आपका 95% है, फिर आपका हो गया 5% ये। ठीक है, तो 95% आपका मेनली बनता है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से। ठीक है, ये कंपोजिशन। फिर ये आपका होता है सेडिमेंट्री रॉक, इसकी वजह से। अब सेडिमेंट्री रॉक में अगर हम इस 5% को भी अलग और डिवाइड करें तो इसका 5% का जो 80% है वो आपका होता है सेल रॉक से। फिर जो 15% है आपका ये होगा आपका सैंडस्टोन से। फिर जो बाकी का 5% होगा वो होगा आपका लाइमस्टोन से। ठीक है, तो ये हो गया आपके इसमें अर्थ का क्रस्ट का कंपोजिशन। ठीक है, इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन आए तो आप याद रखना ध्यान से। और अगर हम होल अर्थ की बात करें तो होल अर्थ में कहानी पलट जाती है। जो आपका 75% कंपोजिशन है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है, और 25% जो पोर्शन है आपका इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना होता है। अर्थ क्रस्ट और होल अर्थ में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट आपको पता है जो अर्थ का जो बिल्कुल आउटर लेयर होती है आपका अर्थ क्रस्ट होती है, और होल अर्थ आपको पता ही है, ये है जिसमें आपके क्रस्ट भी आ जाता है, मेंटल आउटर कोर है, इनर कोर है, अलग अलग टाइप से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया होगा, ओलिविन पायरोक्सिन एंड प्लेजियोक्लेस, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। और एज इट इज़ ये PYQ रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एक और आया है, देखिए ये क्वेश्चन आपका आया है वाटर केमिस्ट्री पोर्सन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाइड यूज फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर, डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए डिसइंफेक्शन क्या होता है वाटर का। ये आपका क्वेश्चन है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो आपका टॉपिक है वाटर केमिस्ट्री में, उसमें से। अब पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, पहले मैं आपको ये डिसइंफेक्शन टॉपिक है वो पूरा करवाऊंगा, फिर आप इसका आराम से आंसर खुद दे दोगे। ठीक है, तो हम बात करें तो डिसइंफेक्शन होता क्या है। प्राइमरली
जो मेन हम डिसइंफेक्शन की बात करें तो ये प्रोसेस होती है आपके दो टाइप से। एक होता है आपका प्राइमरी डिसइंफेक्शन, एक होता है आपका सेकेंडरी डिसइंफेक्शन। प्राइमरी डिसइंफेक्शन होता है, इसमें हम किल करते हैं पैथोजेंस को, ठीक है, कोई भी पैथोजेंस है उसको किल करते हैं। जबकि जो सेकेंडरी डिसइंफेक्शन होता है उसमें हम जो ये रीग्रोथ होती है, किल किए गए माइक्रोब्स होते हैं, जो वायरसेस होते हैं अलग अलग टाइप के, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करना, उनको रोकना, वो होता है आपका मेनली सेकेंडरी डिसइंफेक्शन का काम, ठीक है। अब डिसइंफेक्शन को हम करते हैं अलग अलग मेथड के द्वारा, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं इसमें, तो इसकी हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम फेरिक क्लोरीन मेथड, ठीक है। फेरिक क्लोरीन मेथड, फेरिक क्लोरीन मेथड का यूज करता है, ठीक है। अब इस मेथड की खासियत क्या है, ये चीप है और काफ़ी इजी भी होता है, ठीक है, इजी प्रोसेस है, काफ़ी सस्ते में हमारा काम हो जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, बाय द यूज़ ऑफ जो क्लोरीन आयंस होते हैं, उनकी वजह से हम जो पानी में होते हैं उनके पैथोजेंस उनको किल करते हैं। जो क्लोरीन रेडिकल या जो क्लोरीन आयन है वो आपका डेवलप होता है बाय द क्लोरीन गैस और हाइपोक्लोराइड्स। ये जो है, आपको अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि जो क्लोरीन आयन है वो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है, फ्री क्लोरीन मेथड है, उसमें जो क्लोरीन आयन है वो किस कंपाउंड्स की वजह से डेवलप होता है, वो होता है आपके जो मेनली क्लोरीन गैस और हाइपोक्लोराइड्स। हाइपोक्लोराइड्स कौन से, आपके सोडियम हाइपोक्लोराइड्स एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड्स, ठीक है। तो आप याद रखना ये बात। और इसकी ये रिएक्शन क्या है कि हम क्लोरीन है, जो एक्वस क्लोरीन है, उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनेगा आपका HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, देन H+, देन Cl-। फिर जो HOCl होगा वो अगेन आपका डिसोसिएट होके OCl नेगेटिव बना लेगा और H+ बना लेगा, ठीक है। अब ये H+ ये रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पानी की जो एसिडिटी है वो बढ़ा रहा है, इसीलिए फ्री क्लोरीन जो मेथड होता है डिसइंफेक्शन का इज कंडक्टेड इन स्लाइटली एसिडिक वाटर, ठीक है, वो एसिडिक वाटर में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये H+ आयन आता है, उसका फॉर्मेशन होता है इसलिए। अब जो HOCl है इज मच स्ट्रोंगर डिसइंफेक्टेंट देन हाइपोक्लोराइड्स। अब HOCl है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर विद द हाइपोक्लोराइड्स, जो कि आपके सोडियम और कैल्शियम थे। अब जो फ्री क्लोरीन मेथड होता है वो इफेक्टिव होता है अगेंस्ट द जियार्डिया लाम्बिया एंड क्रिप्टोस्पोरेडियम। आप याद रखना ये दो, ठीक, आपके पैथोजेंस है, इन दोनों को कंट्रोल में लाने के लिए हम फ्री क्लोरीन मेथड है उसका यूज़ करते हैं। और इसका एडवांटेज है क्या है कि जो क्लोरीन रेजिडुअल होते हैं वो बनते हैं, जो कि बाद में प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट ऑफ द ट्रीटेड वाटर एंड फॉर्म करते हैं आपके क्लोरामीन्स। क्लोरामीन्स क्या होते हैं, जो कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसमें जो प्रेजेंट अमोनिया होता है उसके साथ रिएक्ट करके जो क्लोरीन आयंस है वो आपके क्लोरामीन्स फॉर्म करते हैं, जिनको हम एक कॉमन टर्म होती है कंबाइंड क्लोरीन्स, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। कंबाइंड क्लोरीन क्या होता है आपका, याद रखना आप कि जो क्लोरीन डिसइंफेक्शन मेथड होता है उसमें क्लोरीन ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है पानी में उसके साथ रिएक्ट करके क्लोरामीन्स फॉर्म करता है, ठीक है, जिनको हम कंबाइंड क्लोरीन बोलते हैं। और आपका जो 2 सितंबर को जो पेपर हुआ था UGC नेट का, जिसकी अब रेस्पॉन्स शीट आ चुकी है, उसमें आप देख लेना ये क्वेश्चन पूछा था कि जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है उसमें आई इरिटेशन और इचिंग की जो पूल्स में प्रोसेस होती है, उनको इचिंग फील होती है, आई आई आंखें लाल हो जाती है, वो किसके कारण होता है, ये जो मेनली आपके क्लोरामीन्स के कारण होता है, जो कमेंट क्लोरीन्स होते हैं कंपाउंड्स, कौन से, क्लोरामीन्स, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है। अब जो इन डिसएडवांटेज देखें तो क्लोरीन मेथड का, वो क्या है कि ये फॉर्मेशन होता है इसमें जो हेलोजिनेटेड डिसइंफेक्टेंट बाई प्रोडक्ट्स हैं, इनका फॉर्मेशन होता है, जो हेलोजिनेटेड डिसइंफेक्टेंट बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके ट्राई हेलोमेथेन्स, फिर आपका हेलो एसिटिक एसिड, ये दो होते हैं, फिर आपका क्लोरोफॉर्म भी इसमें फॉर्मेशन होता है उसका भी, ठीक है। तो आप याद रखना THM, HAA और क्लोरोफॉर्म क्या हुआ, ट्राई हेलोमेथेन्स, हेलो एसिटिक एसिड और क्लोरोफॉर्म्स। अब आगे बात करें तो इन दोनों को रिड्यूस करने का जो ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, हम चाहते हैं कि ये ना बने, क्योंकि ये बाद में पानी अगर इनका फॉर्मेशन हो जाता है वो पानी फिर यूज करने के लायक नहीं होता। तो इनके फॉर्मेशन को कम करने के लिए, हम इसके रिमूवल को कम करने के लिए हमको क्या करना होता है, जो आपके पानी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक्स हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल है, ह्यूमिक एसिड या फिर
जो हाइड्रोक्सोबेंजीन्स है इनको कम करना होता है। इनकी कंसंट्रेशन कम करेंगे तो वो हेलोजिनेटेड डिसइंफेक्टेड बाई प्रोडक्ट्स है उनका फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो मेनली ये होता है इसको टैकल करने का प्रोसेस। सो अल्टरनेटिव ऑफ फ्री क्लोरीन कौन कौन से होते हैं, अगर इसमें अगर ये बाई प्रोडक्ट्स है इनका फॉर्मेशन होगा तो ये मेथड कोई क्यों यूज़ करना चाहेगा। ठीक है, तो क्लोरीन मेथड है, इनके अलग अलग अल्टरनेटिव्स भी है। कौन कौन से मेथड है वो मेनली होते हैं आपके, जो आपका एक तो होता है ClO2 मेथड, ठीक है, क्लोराइड्स मेथड, और एक होता है आपका ओजोन मेथड। अब ओजोन मेथड है वो मोस्टली आपके इफेक्टिव होता है अगेंस्ट द सीस्ट एंड वायरसेस देन क्लोरीन एंड ClO2। ठीक है, क्लोरीन और जो क्लोराइड्स है उनके कंपैरिजन में देखें तो जो वायरसेस और जो पैथोजन है उनके अगेंस्ट जो मोर इफेक्टिव मेथड है वो आपका ओजोन डिसइंफेक्शन है, क्योंकि इसमें ना तो कोई टेस्ट की प्रॉब्लम आती है ना कोई ओडोर की प्रॉब्लम। उसमें पानी में ना स्मेल आता है और टेस्ट भी चेंज नहीं होता उसमें पानी का। ठीक है, तो इसका मेन एडवांटेज ये है ओजोन मेथड का, बट इट इज़ नॉट फॉर्म रेजिडुअल्स। ये रेजिडुअल्स फॉर्म नहीं करता जो कि प्रोटेक्टिव्स का काम करते हैं। जो रेजिडुअल क्लोरामीन्स है वो आपके जो सेकेंडरी डिसइंफेक्शन है उसका काम करते हैं रेजिडुअल्स, वो उनका फॉर्मेशन इस प्रोसेस में नहीं होता इन ट्रीटेड वाटर एंड बीइंग मोर एक्सपेंसिव देन द फ्लोरा क्लोरिनेशन। ठीक है, तो इसलिए अगर रेजिडुअल फॉर्म नहीं होगा तो सेकेंडरी डिसइंफेक्शन की प्रोसेस नहीं होगी, तो हर बार हमको प्राइमरी जो डिसइंफेक्शन है उस पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। इसके लिए हमको बारी बारी से ओजोन का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये प्रोसेस आपका काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि ओजोन है वो काफ़ी महंगा आता है कंपेयर टू द क्लोरीन। ठीक है, चलिए, तो अब आपको इस क्वेश्चन में मेरे को नहीं लगता है कुछ डाउट रहा होगा। ठीक है, डिसइंफेक्शन का मेथड है वो मैंने आपको इन डिटेल बताया। ठीक है, इसके बाहर आपका अगर डिसइंफेक्शन से क्वेश्चन आएगा तो नहीं जा सकता। ठीक है, एकदम पूरा कंप्लीटली। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अप्लाइड यूज फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड है आपका जो HOCl है वो आपको पता है यूज करते हैं ओजोन का, जो जैसे मैंने बताया ओजोन का यूज करते हैं। फिर जो क्लोरीन डाइऑक्साइड है क्लोराइड्स, ठीक है, इनका भी यूज करते हैं। जो पर क्लोरेट होते हैं इनका यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, इसका यूज हम अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात कर रहा है कंपोस्टिंग से रिलेटेड। ठीक है, कंपोस्टिंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कंपोस्टिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोस्टिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, देखिए कंपोस्टिंग आपका होता है ऐसा मेथड जिसमें ये एक बायोलॉजिकल मेथड है ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट में आपके ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं उनको डिकम्पोज करने का जो बायोलॉजिकल मेथड होता है वो होता है आपका कंपोस्टिंग। ठीक है, ये इनिशियली इसमें क्या होता है जो मेसोफिलिक बैक्टीरियाज होते हैं वो काम करते हैं, उनकी वजह से इनिशियल स्टेज पर आपका डिग्रेडेशन होता है। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बैक्टीरिया इनकी प्रेजेंस में CO2 और हीट रिलीज करते हैं। ठीक है, CO2 और हीट, आप ध्यान रखना ये एंड प्रोडक्ट्स है इसके। फिर जो आपके अबव 45 डिग्री टेम्परेचर अगर चला जाता है कंपोस्टिंग प्रोसेस में तो फिर आपके थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज है वो ये काम अपने ऊपर ले लेते हैं, वो ओवरटेक कर लेते हैं आपके मेसोफिलिक बैक्टीरियाज को, और बाकी का सारा काम है वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया देखते हैं। फिर जो आपके ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है फॉर द डीकम्पोजिशन वो आपका उसकी वैल्यू होनी चाहिए इतना, तो लगभग होना चाहिए आपका प्रेजेंट मॉइस्चर कंटेंट 55 to 60% तो ये कंपलसरी। ठीक है, अब जो बायोमास होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसका ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक ऑक्सीडेशन, फिर वो बनाता है आपका CO2 बनती है, उसमें वाटर भी फॉर्म होता है, फिर ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है। ऑर्गेनिक मैन्योर जो कि आपका इसको बोलते हैं हम कंपोस्ट ही बोलते हैं एक तरह से, जो कि आपके खाद के रूप में काम आता है। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है ऑर्गेनिक मैन्योर की, ये आपका जो सोइल होता है सोइल का टेक्सचर होता है और उसमें वाटर होता है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो सोइल की स्ट्रक्चर होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। फिर सोइल में जो एरिएशन प्रोसेस होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। देन बफर कैपेसिटी होती है जो सोइल की रेजिस्ट करने की पीएच को, उसको भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एडवांटेज है इसके ऑर्गेनिक मैन्योर है जो कंपोस्ट होता है उसका, तो आप ध्यान रखना इसमें। और जो C/N रेशियो है जो कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो है किसका आपके कंपोस्टिंग प्रोसेस के लिए वो
अराउंड आपका 30 से 50 के आसपास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कार्बन का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन की कंपेरिजन में, ठीक है। तो 30 से 50 के बीच में होना चाहिए। चलिए हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी कंपोस्टिंग से रिलेटेड। तो आपको पता है, देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है आपका बायोडिग्रेडेशन ड्यूरिंग द कंपोस्टिंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेशन ड्यूरिंग कंपोस्टिंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज होती है, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर। देखिए CO2 प्लस हीट, तो ये हो गई आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फिर जो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो है मस्ट बी रेंज ऑफ द 25 20 to 25 to 1, ठीक है, इतना तो होना चाहिए, ये भी आपका सही है। फिर कंपोस्ट इज ह्यूमस लाइक मटेरियल, ये भी सही है, वो ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक जो आपके खाद होती है फर्टिलाइजर, उसकी तरह काम करता है। फिर जो कंपोस्ट इंक्रीज करता है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, ये भी बात सही है। फिर जो इंक्रीज करता है आपका बफर कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो इसमें जो आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट है वो आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। कंपोस्टिंग से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन था शायद। और जो आपका 2 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें भी आपके कंपोस्टिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, जब हम जो भी सितंबर वाली है रिस्पॉन्स शीट उसको डिस्कस करेंगे तब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का ये अगेन ये क्वेश्चन आया है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्लोरीन बेस्ड पेस्टिसाइड नहीं है, क्लोरीन बेस्ड पेस्टिसाइड का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए जो क्लोरीन बेस्ड पेस्टिसाइड है वो कौन कौन से होते हैं। आपको पता है लिग्निन आपका क्लोरीन होता है इसमें, ठीक है। डेल्ड्रिन, ये भी आपके जो POPs है, एल्ड्रिन डेल्ड्रिन एंड्रिन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, ये वो क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स ही। फिर आपके जो 2,4-T है, 2,4,5-T, ये भी आपका क्लोरीन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें से मेनली कौन सा नहीं है, ये कि आपका पैराथियन, पैराथियन आपका फॉस्फेट होता है, तो फॉस्फेट पेस्टिसाइड होते हैं फॉस्फेटिक, उसका एग्जाम्पल है आपका पैराथियन। तो डी, और आपका आइसोप्रोपाइल एन फिनाइल कार्बोनेट, आपका इसके नाम से ही पता चल जाता कि ये कार्बोनेट है, ठीक है, कार्बोनेटेड बेस्ड आपका पेस्टिसाइड है, उसका एग्जाम्पल है। तो आपका COD करेक्ट आंसर हो गया इसका। तो इसमें जो A, B और E है वो आपका क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आपको बताना है जो कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हुआ था आपका 1993 में एक्ट हुआ था, एक्ट आफ्टर द अर्थ समिट, ठीक है। तो उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको UNCPD है, उसको जो मेनली क्या क्या काम थे। UNCPD आपको पता है क्यों लाया गया था UNCPD, इसका मेनली देखिए नाम है जो कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सबसे पहले तो ये आपको याद होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म। और ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है, इसमें आपको लीगली बाइंडिंग होना मस्ट है। और ऑल UN के जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, वो सारे सारे इसका पार्ट है USA को छोड़कर। को पता है USA अलग ही फूफा बना बैठा है इस एनवायरमेंट रिलेटेड कामों में, तो वो इसको रेटिफाई नहीं करता है, ठीक है। और जो बाकी UN के जो मेंबर्स हैं उन सब ने रेटिफाई कर रखा है, US इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखना ये बात। अब UNCPD है, उसके जो मेन 3 गोल्स हैं, ठीक है, इसको जब लॉन्च किया था तो क्या क्या गोल्स हैं, क्या कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सबसे पहले आपको कंजर्वेशन करना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का अक्रॉस द वर्ल्ड, जो अलग अलग बायोडाइवर्सिटीज़ है प्रेजेंट है फ्लोरा फ्लोना अलग अलग कंट्रीज़ में। फिर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, जो आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना है उसके बेनिफिट्स का, ठीक है, ताकि आपने जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनके लिए भी ये काम आ सके जो भी डेवलपमेंट्स हम करेंगे। फिर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उनकी वजह से जो भी आपको फ़ायदा मिलता है उसको फेयरली और इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में। जो आपका डाटा और रिसर्च जो कंडक्ट होती है वो एकदम पब्लिक फोरम्स पर शेयर की जानी चाहिए, ये इसके मेन 3 गोल्स हैं, ठीक है। तो याद रखना आप कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन
और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। इसके जो मेन 3 गोल्स हैं ये थे। अब आइए आप क्वेश्चन पर हम देखेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ये हो गया आपका। फिर आपको पता है एस्टेब्लिशिंग द मोर प्रेडिक्टेबल कंडीशन टू एक्सेस द जेनेटिक रिसोर्सेज, इसको नहीं बोल सकते हम। ठीक है, तो ये आपका इसका नहीं होगा। ये हम आगे देखें तो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ये इसका होगा। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ए हो गया, सी हो गया, ए और सी आपका किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका ई हो गया, सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, डी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, डी काटो और बी भी आप निकाल दो इसमें। तो ए सी ई इस करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव ये हो गए। आप ऐसे करोगे ना तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आप टॉपिक से पढ़ो तो इसके आसपास जो भी चीज़ें होंगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब यूएनसीबीटी थे, इसके दो दो आगे के जो फ्यूचर में जो प्रोटोकॉल्स हुए थे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो आपका 2 सितंबर को पेपर हुआ था, उसमें ये भी पूछा था कि कौन से सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल्स है जो आपके यूएनसीबीटी के बाद में हुए। ठीक है, कौन कौन से हैं इसमें, एक है आपका कार्टागेना प्रोटोकॉल जो कि 2002 में हुआ था, और जो नगोया प्रोटोकॉल है आपका 2010 में हुआ था। ठीक है, कार्टागेना प्रोटोकॉल है आपको पता है एलएमओस जो कि आपके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है उनकी रिसर्च से रिलेटेड था कि उनको केयरफुली आपको कैसे टैकल करना, हैंडल करना है। ठीक है, और नगोया प्रोटोकॉल आपका एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, एक्सेस एंड बेनिफिट्स शेयरिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड था आपका नगोया प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये क्वेश्चन भी आपका लैंडफिल पोर्शन है जो वेस्ट मैनेजमेंट उससे रिलेटेड है। अब इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर डोमिनेंटली रिलीज्ड ड्यूरिंग द सेकंड फेज ऑफ डिकम्पोजिशन इन ए म्युनिसिपल लैंडफिल। ठीक है, म्युनिसिपल लैंडफिल में कौन सा आपका सेकंड फेज के दौरान कौन सी गैसें निकलती हैं, तो ये आपको बताना था। अब मैं बताता हूँ इस प्रोसेस का। जो एक ऐसा ही क्वेश्चन आपका दिसंबर में आया था, देखिए आपको अरेंज करना था इसमें फॉलोइंग फेज ऑफ बायोरिएक्टर्स इज देयर अकर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन ए बायोरिएक्टर। ठीक है, जो बायोरिएक्टर होता है उसमें आपके कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है। ठीक है, अब उन प्रोसेसेस को आपको अरेंज करना था फर्स्ट से लास्ट। ठीक है, फॉर्म में। तो आपके सबसे पहला आपका होता है एरोबिक बायोडिग्रेडेशन, देन आपका ट्रांजिशन फेज आती है, फिर एसिडोजेनेसिस होता है, देन फिर मेथनोजेनेसिस होता है, फिर मेचुरेशन फेज आती है। तो ये तो हो गए आपके बायो रिएक्टर जो है उसके अंदर की प्रोसेसेस। अब हम बात करते हैं जो मेनली लैंडफिल होता है, उसमें जो डिकम्पोजिशन की अलग अलग स्टेजेस होती है उसके दौरान कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, उनमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनकी बात करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है देखिए, सबसे पहले हम डिकम्पोजिशन की बात करें तो डिकम्पोजिशन ये सही। डिकम्पोजिशन आपका ये होता है आपका मेनली 4 स्टेज में। ठीक है, और अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स, पीएच एंड टेम्परेचर। ये किस किस की वजह से अफेक्टेड होता है, देखिए इसकी जो डिपेंडेंस है वो आपकी होती है मॉइस्चर पर, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, उसकी पीएच कितनी है और टेम्परेचर कितना है। ठीक है, कौन से टेम्परेचर पर ये कंडक्ट हो रही है प्रोसेस, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है इसमें, क्योंकि जो अलग अलग टेम्परेचर होते हैं उन पर जो मेन रिएक्शन करने वाले माइक्रोब्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन से एरोबिक होते हैं कौन से एनारोबिक होते हैं उसका बहुत फर्क पड़ता है इसमें। अब जो जनरल रिएक्शन होती है आपके इस प्रोसेस की ये है आपके, देखिए जो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है हो गया आपका CHO और N। ठीक है, इसकी अलग अलग जो भी वैल्यूज होती हैं वो है, ये आपका जनरल फॉर्म हो गया ऑर्गेनिक मैटर का, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके। अब इसमें एंड प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, एक आपके मीथेन गैस निकलती है, फिर CO2 निकलती है और अमोनिया निकलती है। ये प्रिंसिपल गैसेज होती है आपके एनारोबिक डिकम्पोजिशन में। एनारोबिक एनारोबिक यानी कि जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ओनली आपका ऑर्गेनिक मैटर पानी के साथ मिलकर ये रिएक्शन करता है, जिसमें आपके कौन कौन सी है, मीथेन है, CO2 है, देन अमोनिया। ठीक है, अब इसकी जो 4 स्टेज है वो कौन कौन सी होती है, आपके सबसे पहले होती है आपके एरोबिक स्टेज, देन होती है आपकी एनारोबिक स्टेज, फिर थर्ड होती है आपकी मिथेनोजेनेसिस,
अनस्टेडी, फिर मिथेनोजेनेसिस, स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो ये होती है मेन 4 प्रोसेस इसकी। अब इनको डिटेल में हम बात करें तो एरोबिक प्रोसेस होती है आपकी, जो शुरुआत होती है इसकी प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, ये होता है आपका एरोबिक होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, ऑक्सीजन फॉर फ्यू डेज। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, धीरे धीरे क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल है वो गिरता जाता है, और एट द एंड आपका एनरोबिक कंडीशन में जो आपका डाइजेशन, ये डिकम्पोजिशन है वो स्टार्ट हो जाता है, और जो एनरोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो इस प्रोसेस को टेक ओवर कर लेते हैं। फिर सेकेंड स्टेज होती है जो एसिडिक स्टेज होती है, जो कि मेनली एनारोबिक कंडीशन होती है, इसमें प्रिवेल्स। और इसके जो 2 सब स्टेप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है आपका हाइड्रोलाइजिंग। हाइड्रोलाइजिंग होता है जिसमें फर्मेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोड्यूस करते हैं आपका एंजाइम। ठीक है, वो ब्रेक्स करते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स होते हैं कौन कौन से, सेल्यूलोज है या स्टार्च है, इनको कन्वर्ट करते हैं आपके वो H2CO2 और फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल्स में। ठीक है, जो कि आपके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फिर ये जो अलग अलग सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एसिडोजेंस माइक्रोब्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस में आपके सिंपल ऑर्गेनिक एसिड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि कौन से होते हैं आपके एसिटिक एसिड है, जैसा इसका एग्जांपल है जो सिंपल ऑर्गेनिक एसिड होता है। फिर ये एसिटिक एसिड होता है वो आपके पीएच ऑफ लीचेट है, उसकी लीचेट की पीएच है उसको कम कर देता है, और अलो करता है आपका सोल्यूबलाइजेशन। ठीक है, किसका, हैवी मेटल्स का। तो इस कम पीएच पर आपकी हैवी मेटल्स होती है वो सोल्यूबलाइज होती है, और CO2 एस्केप होती है इसमें, इस स्टेज में सेकंड स्टेज में CO2 निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है ऑल्सो। ठीक है, इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ी सी मात्रा में आपका हाइड्रोजन भी निकलती है, फिर CO2 का भी इसमें थोड़ा इमिशन होता है। थर्ड स्टेज होती है आपके मिथेनोजेनेसिस। ठीक है, अनस्टेडी स्टेट। इसमें जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं कौन से, ये जो सिंपल ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो आपके मिथेनोजेंस की प्रेजेंस में आपके मीथेन और CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इस स्टेज में क्या होता है आपके पीएच वापस रिटर्न कर जाती है आपके मोर न्यूट्रल कंडीशन की ओर। ठीक है, अराउंड 7 के आसपास झूलने लगती है, और रिलीज करती है आपके हेवी मेटल्स इनटू द डिजिट्स। ठीक है, डिक्लाइन फॉर मंथ। अब ये प्रोसेस आपके 1 महीने के आसपास होती है। ठीक है, जो लिचेट का पीएच है वो भी कम होता जाता है धीरे धीरे। ठीक है, अब लास्ट स्टेज है आपकी मिथेनोजेनेसिस स्टेडी स्टेट ऑन द ऑर्डर ऑफ ए ईयर। ये लगभग 1 साल लग जाता है इस प्रोसेस में। और इसमें क्या होता है जो CO2 और CH4 है, जनरेशन रेट सेटल डाउन इनटू रियली इक्वल। ठीक है, जो CO2 है और CH4 है, इन दोनों का मिशन लगभग आकर बराबर अमाउंट में आ जाता है। ठीक है, इनकी वैल्यू इक्वल हो जाती है। अब जैसा कि ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी इस ग्राफ से। ठीक है, इस ग्राफ में आपको लिखा है कि आपके जो फर्स्ट स्टेज है आपकी वो एरोबिक, फिर आपके एसिडिक स्टेट जो कि मेनली आपके एनारोबिक है। ठीक है, फिर आपका हो गया मिथेनोजेनेसिस स्टडी, और ये हो गया आपका मिथेनोजेनेसिस अनस्टडी। ठीक है, ये चारों स्टेज हो गई। अब एरोबिक स्टेज में मैंने जैसे बताया था आपका नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन पहले ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, और जो ये ग्राफ जा रहा है इसका ऊपर से वापस नीचे हो रहा है, ये आपका CO2 है मेनली। ठीक है, तो CO2, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन, ये तीनों गैसेज ये आपके जो सेकंड स्टेज होती है इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका एमिशंस होता है। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन देखेंगे, चूज करोगे तो जो आपका CO2 है, सेकंड फेज ऑफ डिकम्पोजिशन है, तो उसमें CO2 इसमें था। ठीक है, ओके, क्योंकि मीथेन इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा मीथेन का फॉर्मेशन आपके थर्ड स्टेज से स्टार्ट होता है, जो मिथेनोजेनेसिस है उससे। तो मीथेन अगर जहाँ जहाँ भी है तो उसको आप कट कर सकते हो, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका इसमें क्रॉस हो गया। फिर हाइड्रोजन हम कह सकते हैं, वाटर तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर अमोनिया है, फिर हाइड्रोजन है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन का 2 है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि डिकम्पोजिशन आपका 4 स्टेज में कवर होता है, और इसमें अलग अलग कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन बायोडाइवर्सिटी पोर्शन से पूछा है, और ये आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है।
इसमें पूछा आपको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली इन्होंने मर्ज किया था, कौन कौन से दो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैं इन दोनों। ठीक है, तो इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर है, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाता आपसे क्वेश्चन, सीधी सी बात है। ठीक है, इसका आंसर था आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर है, इन दोनों को मर्ज कर दिया था। ठीक है, और इन दोनों को मर्ज करके क्या किया था इन्होंने, दोनों मर्ज करके आपके प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट डिवीजन बना दिया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन याद रखना आप। ठीक है, और इसका आंसर है आपका बी और ई। अब हम बात करते हैं इसका कारण क्या था मर्जर करने का। अब मर्ज करने का जो मेन रीजन था वो आपका रेशनलाइजिंग ऑफ फंडिंग। ठीक है, सबसे पहले फंडिंग का रेशनलाइजेशन करना था। फिर द यूनिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट हैज बीन डन टू रेशनलाइज फंडिंग एंड अमगलेमेशन टू स्ट्रेंथन कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन करना will bolster the conservation of both animals and they often share the same landscape in the country। ठीक है, क्योंकि आपके जो टाइगर और एलिफेंट्स है वो आपके अपने जो कंट्रीज है उसमें लगभग आसपास के रीजन ही पाए जाते हैं। जो टाइगर की पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट में है और आपके जो एलिफेंट्स है वो भी नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। साउथ इंडिया के कुछ रीजन है वहाँ पर एलिफेंट्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आपके कर्नाटक का रीजन है और केरला स्टेट है, केरला स्टेट है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम मेनली बात करें तो जो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट है इनके जो मेन हाईलाइट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो आपका प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर की हम सबसे पहले बात करें तो जो 1973 1 अप्रैल, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, आपके प्रधानमंत्री थे वो उस टाइम, उन्होंने 1 अप्रैल 1973 में इसको लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर को। और आपके प्रोजेक्ट टाइगर को अभी 2023 में 50 साल हुए थे। इसकी एनिवर्सरी 50 एनिवर्सरी थी, इसको सेलिब्रेट किया था गवर्नमेंट ने। अब आपका जो सबसे पहले इसको कहाँ से लॉन्च किया था, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है आपका उत्तराखंड में, वहाँ से इसको लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर को। अब हम टाइगर है जो आपका एनिमल उसकी हम बात करें तो जो का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जो कि इस प्रोजेक्ट टाइगर से पहले लॉन्च हुआ था 1 साल जस्ट, उसमें आपके टाइगर है वो शेड्यूल 1 में आता है। फिर आयुषियन की जो रेड लिस्ट है उस कैटेगरी में आपका देखें तो एंडेजर्ड कैटेगरी में आपको टाइगर मिलेगा। और जो आपका साइट्स है कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड एंडेजर्ड स्पीसीज का, ठीक है, उसमें आपका अपेंडिक्स 1 है, वहाँ पर आपको टाइगर मिलेगा। ठीक है, आप याद रखना ये टाइगर का स्टेटस अलग अलग कैटेगरीज में। फिर आपका जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। ये आपका 1992 में लॉन्च किया गया था और ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, पूरी तरह से इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंड कर रही थी टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट्स एंड कॉरिडोर्स। ठीक है, इसका मेन मोटिव ये था कि जो ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट है वो कम से कम हो और उनके हैबिटेट और उनके कॉरिडोर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, एलिफेंट्स का जो हंटिंग होता है उसको भी। ठीक है, तो आप याद रखना ये बात। तो इसमें कौन कौन से थे, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल मेथड फॉर रिसाइकलिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक को रिसाइकल करने का आपका फिजिकल मेथड कौन सा है। तो ये क्वेश्चन एकदम जनरल क्वेश्चन था। ठीक है, फिजिकल मेथड था। अब इसमें देखिए तो हम ठीक है, फिजिकल मेथड, तो इसमें जो रीप्रोसेस द प्लास्टिक टू प्रोड्यूस न्यू क्लीन प्रोडक्ट्स, रिप्रोसेसिंग है वो आपका फिजिकल मेथड हम कह सकते हैं। कि डीपोलीमराइज द प्लास्टिक इनटू मोनोमर्स, ये आपका केमिकल मेथड हो जाता। फिर जो ट्रांसफॉर्म टू प्लास्टिक इनटू लो क्वालिटी सब्सटेंस, ये भी आपका केमिकल मेथड कह सकते हैं हम। ठीक है, और बन द प्लास्टिक टू ऑब्टेन एनर्जी, ठीक है, ये भी आपका एक केमिकल प्रोसेस हो जाती जो कि कंबस्टन होती। तो आपके फिजिकल मेथड की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर कि रिप्रोसेस करना द प्लास्टिक को टू प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद में चलो हम कुछ भी करो आगे केमिकल या बायोलॉजिकल मेथड किसी से भी करो, लेकिन जो आपका फिजिकल मेथड है वो आपका ये होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अरेंज करना है हमको ये सोइल ओरिजिन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए एनटीए का जो मैं बताऊँ ना सच में, तो सोइल टॉपिक से जो लास्ट के जो भी साइकिल्स हैं उसमें सोइल का जो वेटेज बढ़ा है इन जो जियो साइंस पोर्शन है उसके साथ साथ सोइल और कोल कोल इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है,
तो आप दिसंबर के लिए अगर पढ़ रहे हो ना, तो ये 3 टॉपिक है ना, इनको अच्छे से करना इन डेप्थ। ठीक है, जियो साइंस की यूनिट है वो तो आपको पूरी पढ़नी है, सोइल को भी अलग से अच्छे से पढ़ना, और कोल को भी। ठीक है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन ऐसा है बहुत बार पूछा है। देखिए आप दिसंबर का जैसे मैंने कट ऑफ लगाया है, दिसंबर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि इसको अरेंज करना था टॉप टू बॉटम इन सोइल प्रोफाइल। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है टॉप टू बॉटम आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ओरिजिन्स होते हैं, सबसे पहले आपका ऊपर होता है आपका ओ ओरिजिन, देन ए होता है, फिर ई ओरिजिन होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, देन आर होता है। जो आर आपकी पेरेंटल रोक होती है, रोक लेयर होती है, वो आ जाती है। ठीक है, तो हम इसमें बात करें तो ओ ओरिजिन होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, ओ आई हैं, देन ओ ई, फिर ओ ए। ओ आई होता है वो आपका स्लाइटली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं, फिर मॉडरेट, फिर आपका हाईली ऑर्गेनिक होता है आपका ओ ए। हाईली ऑर्गेनिक होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वहाँ पर ऑर्गेनिक अमाउंट है वो आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, ओ आई, ओ ई, देन ओ ए। उसके बाद में आपका हो गया ए, फिर ई, फिर बी, देन सी। ठीक है, ये आपके हो गए सॉइल ओरिजिन्स। अब इसमें देख लीजिए आप, अगर आपको ये पता होता ना ओ आई ई ए, क्योंकि ये सब ओरिजिन है ओके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका ऑप्शन ई, देन ए, ई ए, ओ ई, फिर आपका बी आएगा ओ ए, सी, ठीक है, फिर ई आएगा, बी। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा आपका सबसे लास्ट में ई ओरिजिन्स। इसमें आपके लास्ट में दे रखा है डी, और इसमें दे रखा है बी। तो आप देखिए डी, बी आ गया, इसमें बी ओरिजिन है, और बी का ये ई ओरिजिन है, ये आपको पता है पहले आता है इससे बी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, डी आपके लास्ट में आएगा इसमें। तो ई ए सी ई डी इसका होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो आपका ओ लेयर में पाया जाता है। जो टॉप सॉइल होती है उसको आप ए लेयर में कंसिडर कर सकते हैं, और जो सब सॉइल पोर्शन होता है वो आपका बी लेयर होता है, क्योंकि बी लेयर को आपके सब सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, और ई को हम ए टू लेयर भी बोलते हैं, जिसमें आपके इल्यूविएशन की प्रोसेस होती है। इल्यूविएशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर कोलेट होकर नीचे बी लेयर में चले जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर इल्यूविएशन होता है। ठीक है, इल्यूवेटेड मटेरियल वॉश्ड इन फॉर्म इन द लेयर ऑफ बी। ठीक है, जिसको हम सब सॉइल भी बोलते हैं। और ई लेयर होता है, उसमें क्या होता है, इल्यूविएशन और लीचिंग ऑफ क्ले मटेरियल, जिसमें आयरन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स होते हैं, इनका लीचिंग होता है। ठीक है, तो आप याद रखना ये बात। और आपकी सी होती है वो पेरेंट होती है, पेरेंट सॉइल होती है। फिर आपका जो आर होता है वो आपका बेड रॉक जितना रॉक पोर्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन आपके जो ये पोर्शन है उससे पूछा है। देखिए ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्टल मेंटेन इन द बाय द मिनिस्ट्री। ठीक है, MOEFCC, to automate the process of the environmental clearance, bringing down the overall time taken, the grant of clearance as per the provision of the EIA। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका क्लियरेंस EC करवाने के लिए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस है, इसको करवाने के लिए आपके कौन सा पोर्टल है वो डिज़ाइन किया गया था, ताकि प्रोसेस और फास्ट और स्मूथ हो सके। उसके लिए आपका जो परिवेश पोर्टल है उसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब ये एक सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड सिंगल साइन इन पोर्टल है, जिसमें फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्लियरेंस, जो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ या फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन से रिलेटेड सारे क्लियरेंस मिलते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट्स हो उनके। और इसमें एक यूनिक आईडी मिलती है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स, एंड सिंगल विंडो इंटरफेस है फॉर द प्रोपोनेंट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर गेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ क्लियरेंस। अब एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड कोस्टल रेगुलेशन जो, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो भी प्रोजेक्ट चलते हैं अलग अलग एरिया में, अलग अलग इको सेंसिटिव जोन्स या इको सिस्टम्स में, उन सब के लिए आपके परिवेश पोर्टल पर आप क्लियरेंस प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका सीधा सा आंसर परिवेश था, अगर आपको पता होता तो आप कर देते। ठीक है, ये आपके दिशा अंतरा ये कुछ नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगेन आपका जियो साइंस पोर्सन से आया है। ये कोरियलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, ये आपको पूछा है कोरियलिस फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोरियलिस फोर्स क्या होता है। तो हम बात करें तो ये आपके अर्थ हो गई मदर अर्थ।
जो आपके अर्थ होती है यहाँ पर आपको पता है, सबसे पहले यहाँ पर होती है इक्वेटर 0 डिग्री पर, फिर यहाँ पर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है 3.5, फिर आपके यहाँ पर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ये हो गया आपका नॉर्थ, हो गया साउथ। अब अर्थ आपको पता है अपने एक्सेस पर रोटेट करती रहती है ऐसे, ठीक है। अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है कि आपके कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है, जो कि अर्थ के सरफेस पर लगता है। जो आपके कोरियोलिस फोर्स होता है उसकी वैल्यू आपके इक्वेटर पर 0 होती है, CF इज इक्वल टू 0 एट द इक्वेटर, ठीक है। जबकि आपके जो पोल होते हैं 90 डिग्री पोल्स, वहाँ पर आपका CF की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, और यहाँ पर होती है आपके 0, ठीक है। तो ये बात याद रखना आप कि नॉर्थ एंड साउथ है, यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स है, इसकी वैल्यूज अलग अलग कहाँ पर होती है। इक्वेटर पर आपका कोरियोलिस फोर्स है वो आपका 0 होता है, और पोल्स पर आपका मैक्सिमम होता है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, तो ये बोल रहा है कि कोरियोलिस फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। तो ये आपका कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला है वो ये रहा कि 2 इंटू मास, एम आपका मास हो गया, फिर वी हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक है। जो आपके मूविंग बॉडी है, कौन है मूविंग बॉडी, यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी, देन आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया, फिर आपका साइन थीटा जो आपका लेटीट्यूड है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू आपके इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो आपके बढ़ती रहती है, तो अलग अलग लेटीट्यूड्स पर कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू अलग अलग होती है, तो उसका एंगल के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है। तो ये आपके जो साइन थीटा होता है लेटीट्यूड्स का, उस पर भी डिपेंड करता है कोरियोलिस फोर्स। तो इस क्वेश्चन में हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ एयर है, इसका कोई लेना देना नहीं है आपके कोरियोलिस फोर्स से, तो आपका ऑप्शन है इसमें कंसिडर नहीं, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी ये आपका इसमें होगा बी, फिर स्पेसिंग ऑफ आइसोबार्स ये आपका इसमें नहीं होगा, कंसिडर सी नहीं होगा, फिर बी, फिर डी होगा, एन ई होगा। जो मास ऑफ द मूविंग बॉडी, जो अर्थ का मास है, इस पर भी डिपेंड करता है, और द साइन ऑफ द लेटीट्यूड ये साइन थीटा आपका ये दिख रहा है आपको, ठीक है 2m v ओमेगा साइन थीटा, ठीक है। तो आपका बी डी एंड ई, बी डी ई ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप ध्यान रखना ये चीज़ आप समझ गए होंगे कोरियोलिस फोर्स का कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जियो साइंस पोर्सन से अगेन। अब इसमें पूछा आपको एनर्जी रिसोर्सेज है, एज ऑफ एसोसिएटेड रॉक्स फॉर्मेशन, ये आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल इससे है। पिछले कुछ साइकिल्स में इस टॉपिक का भी वेटेज बढ़ रहा है, तो आपको याद होना चाहिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसमें जो ईओन इरा इपोच अलग अलग टाइप के जो आपको क्लासिफिकेशन है को पता होना चाहिए, किस टाइम पर जो मेजर मेजर इवेंट्स है वो कौन कौन से हुए थे कंडक्ट, ठीक है। अब इसमें हम बात करें तो सबसे पहले आप देखिए रिसेंट में जो आपका फॉर्मेशन है वो आपके जो पेट्रोलियम है, गैस हाइड्रेट्स, जो कोस्टल एरियाज में प्रेजेंट गैस हाइड्रेट्स वो आपके सबसे पहले बने थे, ठीक है। ये हो गया आपके रिसेंटली फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में आप सबसे पहले बात करें तो आपका कोल है, कोल आपका प्री कैम्ब्रियन टाइम में आपका बनता था, ठीक है। तो बी का हो गया आपका पेलियोजिन, पेलियोजिन परमियन, ठीक है हाँ। तो कोल आपका एसोसिएटेड आपके परमियन पीरियड से, ठीक है, परमियन कोल्स से रिलेटेड हो गया। तो अगर हम इन दो ऑप्शन को करेक्ट मानकर करें तो डी, तो इसमें आपका 1 एंड 2 ऑप्शन आएगा, फिर कोल के थ्रू करें तो आपका ऑप्शन 2 इस करेक्ट आंसर होगा। इसमें ए का 4 हो गया, न्यूक्लियर मिनरल्स है आपका प्री कैम्ब्रियन टाइम में, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था न्यूक्लियर मिनरल्स का, जो आपके यूरेनियम और थोरियम अलग अलग टाइप के पोटेशियम है, आपको पता है इसमें। फिर गैस हाइड्रेट्स है वो रिसेंट से D1, फिर C2 पेट्रोलियम है वो आपका पेलियोजिन हो गया, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो रिसेंट में आपका हो गया गैस हाइड्रेट्स, जो कि आपके कोस्ट पर जो सेडिमेंट्स होता है उनमें सेल रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं आपके गैस हाइड्रेट्स, जो जिसको जो मेन गैस है आपका वो मीथेन होती है, और इनको क्या बोलते हैं क्लेथरेट्स, ठीक है। क्लेथरेट्स है इसका सोर्स ऑफ एनर्जी को बोलते हैं हम क्लेथरेट्स, जहाँ से मीथेन का एमिशन होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ है वो आपका डिक्रीज कब होती है, ठीक है, डिक्रीज विथ
उसमें पूछा है जो कार्बोनेट कंपोजिशन डेप्थ है वो डिक्रीज कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीसीडी होता क्या है। ठीक है, कार्बोनेट कंपोजिशन डेप्थ होता क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन है आपके ओशिनोग्राफी पोर्शन से। ओशिनोग्राफी है, ओशिनोग्राफी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीसीडी क्या होता है, ये एक ऐसी डेप्थ होती है जहाँ पर आपका जो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट जो रिलेटेड है आपके सेडिमेंट्स होते हैं उनकी सप्लाई रेट, ठीक है, सप्लाई रेट और जो डिजोल्यूशन रेट है, ठीक है, डिजोल्यूशन रेट है वो दोनों इक्वल हो जाती है। ठीक है, इन दोनों का एक टाइम पर आके एक ऐसी डेप्थ आएगी वहाँ पर इन दोनों का जो रेट है वो इक्वल हो जाएगा कि जितना ऊपर से सेडिमेंट आ रहा है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सेडिमेंट्स आ रहा है उतना ही वो वहाँ पर डिजोल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो सीसीडी है, इसी को बोलते हैं। सीसीडी के नीचे जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती है, डिफरेंट कंडीशन कोज द कैल्साइट टू डिजोल्व। ठीक है, सीसीडी के नीचे जो भी कार्बोनेट रोक्स आएगा वो सब डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन है आपका वहाँ का टेम्परेचर कम होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए हाई। ठीक है, टेम्परेचर होना चाहिए कम, प्रेशर होना चाहिए हाई। फिर आपका जो CO2 है गैस वो होना चाहिए हाई, लो पीएच होना चाहिए, मोर एसिडिक। ठीक है, क्यों CO2 का अमाउंट ज़्यादा होगा वहाँ पर आपको पता है पीएच होगी कम। ठीक है, क्योंकि CO2 आपका पानी है, उसको एसिडिक बनाता है, तो हो गई वहाँ पर पीएच कम। और इसकी एवरेज डेप्थ की हम बात करें तो अराउंड 4500 मीटर के आसपास आपका सीसीडी पाया जाता है। ठीक है, एवरेज इसकी बात करूँ, लेकिन वो अलग अलग क्वेश्चंस में वो वेरी करता है, लेकिन जो एवरेज है वो डेप्थ है वो होती है आपके 4500 मीटर। अब जैसे इस पिक्चर में देखिए आप कैरियस फाइटोप्लैंक्टन्स हैं लिविंग इन द सनलाइट सरफेस वाटर, वहाँ पर वो फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। अब अबव द सीसीडी कैल्साइट स्टेबल होते हैं, नॉट डिजोल्व। ठीक है, यहाँ पर डिजोल्व नहीं होते हैं, ये कैल्साइट है, ये सारे सेडिमेंट्स हैं, लेकिन जब सीसीडी के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो डिजोल्व होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा है कि जो आपके सीसीडी है डेप्थ वो डिक्रीज कब होगी। डिक्रीज मतलब आप समझ गए कि एक टाइम पर जैसे ये ओशन है तो आपका सीसीडी यहाँ पर है, समझ लीजिए ये यहाँ पर है, 45 मीटर के अराउंड की डेप्थ है, ये हो गया आपका सरफेस। ये पूछा डिक्रीज यानी कि आपका कहाँ पर ये पहले ही आपके सेडिमेंट्स है, ठीक है, वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, तभी तो आपका सीसीडी है डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर समझ लीजिए ये यहाँ पर 3000 की डेप्थ है, वहीं पर ही डिजोल्व होना स्टार्ट हो गया तो ये आपके सीसीडी है उसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो डेप्थ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, यही पूछा है आपका क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ये काफ़ी घुमा के है, ये दिख रहा है आपको इजी होगा। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन ऐसी डेवलप होनी चाहिए इस वाली डेप्थ पर, कौन सी, जो 3000 वाली डेप्थ है वहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन डेवलप होगी कि जो भी ऊपर से कार्बोनेट सेडिमेंट्स आ रहा है वो सारा का सारा डिजोल्व हो जाए। तो उसके लिए आपका सबसे पहले है कि जो आपका लॉन्गिट्यूड से इसका कोई लेना देना नहीं है सबसे पहले। ठीक है, इंक्रीजिंग लेटीट्यूड है इसका फर्क पड़ता है लेटीट्यूड का। फिर आपके जो डिक्रीजिंग ओशन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसमें वो फिर वो CO2 है वो डिजोल्व हो जाएगा इसमें, इसलिए CO2 वो गैसेज होगी वो डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन जो सेडिमेंट्स है वो उसमें डिजोल्व नहीं होंगे। सेडिमेंट अलग चीज़ होती है, गैसेज अलग, उसका अलग कंसेप्ट होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग ओशन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उसमें गैसेज है वो उनका डिजोल्यूशन कम हो जाएगा। अब इंक्रीजिंग ओशन एसिडिफिकेशन, ये कब होगा, ये आपका होगा CO2 का अमाउंट ज़्यादा होगा तब। ठीक है, तो इसका आप करेक्ट आंसर देखें तो आपके ए और ई होगा इसका आंसर। ठीक है, जब आपका ओशन का एसिडिफिकेशन है, जैसा कि मैंने बताया था कि आपके पीएच है वो लो होनी चाहिए, एसिडिफाई, और CO2 का वैल्यू है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, तब वो CCD डेप्थ होती है। तो अगर आप ये एक कंसेप्ट आपको पता होता तो ये आप क्वेश्चन सही बना लेते हैं कि आपका इंक्रीजिंग ओशन एसिडिफिकेशन होना चाहिए, तो ये हो गया इसमें। फिर डी इसका आंसर नहीं होगा, इंक्रीजिंग ओशन टेम्परेचर ये नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि अगर एसिडिफिकेशन है इसका मतलब आपका CO2 की वैल्यू ज़्यादा है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ोगे तो CO2 है वो डिजोल्व कम होगी। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है जो गैसेज होती है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा डिजोल्व होती है कंपेयर टू द वार्म वाटर। ठीक है, तो इसमें इंक्रीजिंग लेटीट्यूड और इंक्रीजिंग ओशन एसिडिफिकेशन। तो ए और ई आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये होगा आपका सीसीडी का कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। तो इसमें बोला है कि आपको जो मीन रेजिडेंस टाइम है फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस मिनरल है, उसका मीन रेजिडेंस टाइम बताना है फॉलोइंग इकोसिस्टम्स टाइप्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, इनमें अलग अलग आपको टाइप बताना है। अब सबसे पहले हम बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट कोनिफरस फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये सारे फॉरेस्ट हैं, इनकी लोकेशन क्या क्या है। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अपने, जो कि इक्वेटर पर पाए जाते हैं। यहाँ पर कि मैं कोशिश करता हूँ इक्वेटर बनाने। ठीक है, यहाँ पर आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, तो आपके देखिए ये जो ग्रीन से डिनोट किए हुए हैं, ठीक है, ग्रीन कोड है यहाँ पर। फिर आपका क्या पूछा इसमें, टेम्परेट कोनिफरस फॉरेस्ट। जो टेम्परेट फॉरेस्ट है ये रहे आपके टेम्परेट फॉरेस्ट। फिर आपका बोरियल फॉरेस्ट है, बोरियल फॉरेस्ट जो कि आपके येलोइश कलर में ये रहे कि बोरियल, ये होगा आपके टेम्परेट, ये बोरियल हो गए। और फिर आपका टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, वो आपको पता है। ठीक है, अब हम बात करें तो मेन कंसेप्ट आता है आपका जो फॉरेस्ट है, अलग अलग फॉरेस्ट में वहाँ पर क्या होता है जो न्यूट्रिएंट, अब फॉस्फोरस आपका एक न्यूट्रिएंट कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब इसका मीन रेजिडेंस टाइम, जैसे कि वहाँ पर फॉस्फोरस कितने टाइम तक कंजर्व रह सकता है। ठीक है, कि वो मतलब वो कंज्यूम ना हो अलग अलग वेजिटेशन के द्वारा। ठीक है, ट्रॉपिकल एंड मेरीन फॉरेस्ट में क्या होता है, ऐसी कंडीशन होती है वहाँ पर एक तो रेनफॉल ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ पर वेदरिंग भी ज़्यादा होती है, वेदरिंग एक्टिविटी, और ह्यूमिडिटी वहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। बायोडाइवर्सिटी जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ प्लांट्स बहुत ज़्यादा होंगे, वो प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि आपके नाइट्रोजन हुआ या फिर फॉस्फोरस हुआ या पोटेशियम, जो भी अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका जो मीन रेजिडेंस टाइम है वो भी कम होता है, सबसे कम होता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट होगा वो हाथों हाथ अपटेक कर लिया जाएगा वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इस रीजन में, जो आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम वैसे अगर सोल्व करने की कोशिश करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है आपका घटते हुए क्रम। तो सबसे कम आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वहीं पर होता है, तो आपका ए होगा आपका सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 और 4 में से देखें। फिर आपका डी है, वहाँ पर आपका और कम टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, वहाँ पर हो गया। फिर जो टेम्परेट कोनिफरस फॉरेस्ट है वो हो गए आपके टेम्परेट फॉरेस्ट, कौन से हैं, ये वाले, ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट है यहाँ पर अलग अलग कलर से, जैसे देखो मैं यहाँ टी लिख रहा हूँ वो टेम्परेट फॉरेस्ट है। और जो आपके बोरियल फॉरेस्ट है ये रहे ऊपर की साइड, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जो आपके बर्फ होता है, जो परमाफ्रॉस्ट रीजन होता है, यहाँ पर ट्रैप्ड होते हैं सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इनका मीन रेजिडेंस टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बोरियल यहाँ पर सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर आपका CBD है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा आपका, बोरियल होगा, बोरियल फॉरेस्ट है। उसके बाद में आपका होगा टेम्परेट कोनिफरस, फिर उसके बाद में आपका होगा टेम्परेट डेसिडुअस, देन आपका लास्ट में होगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, इन चारों स्टेटमेंट में से तो सबसे पहले हम पहली स्टेटमेंट का ध्यान दें। तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन द सरफेस वाटर डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ऑक्सीजन डिजोल्व इन द सरफेस वाटर वो रिएक्ट नहीं करती केमिकली विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये एकदम सही है, करेक्ट आंसर है। क्योंकि पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है लेकिन वो केमिकली रिएक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, फिर आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है इनसॉल्युबल इन द बॉइलिंग वाटर, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत है, यही है आपका आंसर इसका।
ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था ना, तो इसका ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंसोल्यूबल नहीं होती बॉइलिंग वाटर में, ऐसा नहीं है बिल्कुल इंसोल्यूबल होती है, वो सोल्यूबल होती है। ठीक है, लेकिन कम मात्रा में होती है। ठीक है, फिर जो रिमूवल ऑफ द CO2 है, इंक्रीज pH ऑफ वाटर एंड चेंज एल्कलिनिटी ऑफ फ्रॉम कार्बोनेट टू हाइड्रोक्साइड। ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपका जो CO2 है, अगर आप उसको पानी से हटाओगे, उसकी वैल्यू कम करोगे, तो आपकी जो pH है वो आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो CO2 की प्रेजेंस में आपका वाटर है वो एसिडिक होता है, उसकी pH कम होती है, जबकि CO2 की एब्सेंस में आपके वाटर है वो एल्कलाइन रेंज में चला जाता है, और इसकी जो एल्कलिनिटी है वो सिर्फ आपके कार्बोनेट से हाइड्रोक्साइड की तरफ मूव कर जाती है। जो एडिशन ऑफ द CO2 है इन वाटर वो इंक्रीज करता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन, जो कि ये भी कॉन्सेप्ट आपके जो कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आपका ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका स्टेट पोर्सन से आया था, स्टेटिस्टिक्स चाई स्क्वायर टेस्ट है। ठीक है, जो आपका पता है एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, उससे पूछा था। इसमें पूछा था कि इन ऑर्डर टू टेस्ट फॉर द एसोसिएशन बिटवीन द टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, उसमें आपका इनकम कैटेगरीज थी 10,000 से नीचे, फिर 10,000 से 20,000, ये दो कैटेगरीज थी। और इसमें जो जेंडर हैं मेल और फीमेल, इन चार पैरामीटर हैं, इनके बीच में हमको चाइस का टेस्ट है उसका वैल्यू निकालना था। तो इसमें कौन कौन से स्टेप हमको फॉलो करने चाहिए। देखिए, जो स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है, उसमें 2 सितंबर को भी जो पेपर हुआ था, उसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। तो उसमें अलग अलग टाइप से यही अलग स्टेप्स हैं, पूछते हैं कि आपको पता होना चाहिए कोई भी टेस्ट है उसको कंडक्ट करने की प्रोसेस क्या होती है। अच्छा, इसका टेस्ट है, तो इसमें हमको दो इनकम कैटेगरीज दे रखी है, दो तो इनकम कैटेगरीज दे रखी है और दो दे रखे हैं जेंडर। तो अपने पास हो गए 4 पैरामीटर हो गए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके 2x2 की जो कंटिजेंसी टेबल होती है वो बनती है इसमें, तो हम टेबुलेट करेंगे हम सबसे पहले सेल फ्रीक्वेंसी इन द 2x2 कंटिजेंसी टेबल। ठीक है, ये हो गया आपका सबसे पहले, तो सारे ऑप्शन में ये है सबसे पहले आपको पता है। फिर हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट स्टेप आपको पता होना चाहिए, हम पूरा टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि रिजेक्ट और एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द एनालिसिस। जो हमने एनालिसिस किया है उसके तहत पर हम जो हाइपोथेसिस हमने डिज़ाइन किया है उसको हम रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। तो डी आएगा आपका सबसे लास्ट में, तो इसमें ऑप्शन 2 में ही ओनली फॉर डी आपका सबसे लास्ट में। तो आप इन दो ऑप्शन की हेल्प से आप पूरा कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अब उनके बीच के स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल डिज़ाइन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसमें जो एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं। देन आपके जो वैल्यू होती है चाई स्क्वायर टेस्ट की, कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ये निकालते हैं हम इसका वैल्यू। फिर आपको जो चाई स्क्वायर की वैल्यूज है उसको कैलकुलेट करते हैं स्टैटिक्स विद द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द चाई स्क्वायर एट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम विद स्टैटिस्टिकल टेबल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी इसमें। उसके बाद में आपको पता है जो रिजेक्ट और एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका चाई स्क्वायर टेस्ट है, इसके स्टेप्स हैं, और ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एनर्जी कंटेंट से पूछा है, कोल फॉर्मेशन से रिलेटेड है। क्या था, पीक ऑफ कोल बेड मीथेन। ठीक है, बेड मीथेन होती है जो आपके CH4 है, कोल बेड में जो कोल के बेड बेड होते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स जहाँ पर सीम्स हैं वहाँ पर मीथेन भी निकलती है, इसके होती है, मीथेन का फॉर्मेशन होता है नेचुरल गैस के फॉर्म में ड्यूरिंग द केटाजेनेसिस अकर एट टेम्परेचर ऑफ। ठीक है, आपको टेम्परेचर बताना है वहाँ पर, पीक टेम्परेचर क्या होता है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले इस ग्राफ में देखें, तो आपके जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होते हैं, वहाँ पर जो नेचुरल गैस होती है, देखिए आप, मीथेन है यहाँ पर, ये मीथेन प्रोसेस है। अब ये रहा आपका टेम्परेचर रेंज यहाँ पर। अब मीथेन है उसकी आपके पीक है वो यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ तक जाती है। देखिए ये जो है ना, ये वाला टेम्परेचर, ये इसका पीक पीक टेम्परेचर होता है। तो ये लगभग आपके यहाँ पर अप्लाई करता है, ये अराउंड हम कह सकते हैं कि जो आपके 120 से लगभग 160 के बीच में डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो पीक पीक टेम्परेचर होता है फॉर्मेशन यहाँ पर, किसका, आपके नेचुरल गैस का, कौन सी मीथेन।
तो इस क्वेश्चन में देखें तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 200, क्योंकि 200 डिग्री सेल्सियस है वो आपका ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर। अब हमको जो केटाजेनेसिस है उसका पूछा है, क्योंकि जो 200 से ऊपर टेम्परेचर है या 200 के आसपास है वो आपका मेटाजेनेसिस में होता है। केटाजेनेसिस प्रोसेस है उसमें देखें तो हम, तो आपका इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा 150 में। ठीक है, और कोल की हम बात करें तो विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस है, ये अलग अलग रिफ्लेक्टेंस है, क्योंकि जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉर्मेशन है उसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आपका इमेच्योर जोन होता है जिसमें डाइजेनेसिस होता है, क्योंकि इसमें जो पीट कंटेंट होता है बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, डाइजेनेसिस की प्रोसेस होती है। उसके बाद में जो केटाजेनेसिस होता है फिर आपका होता है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस में आपके ड्राई गैस और वेट गैस होती है, उनका फॉर्मेशन होता है जिसमें आपके इथेन आती है जो नेचुरल गैस है अलग अलग टाइप से। और केटाजेनेसिस में आपके ऑयल जोन्स भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, और कोल की हम बात करें तो क्वालिफिकेशन की डिग्री जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि सबसे पहले पीट आता है, फिर लिग्नाइट आता है, फिर हार्ड कोल, फिर एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट ही आपका हार्ड कोल का टाइप होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट आपका मेटाजेनेसिस जो फॉर्मेशन स्टेज है, ठीक है, वहाँ पर फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो आप क्वेश्चन ये पूछा, रेड मड इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेस्ट कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन। ठीक है, रेड मड ऐसा कैसा वेस्ट है जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ द एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। ठीक है, कईयों ने इसमें फेरस ऑफ फ्रॉम पायरेट ये लगा दिया था, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसका कन्फ्यूजन का कारण ये था कि जो आपको पता है आयरन है उसका रस्ट होता है, उसका कलर भी राड लाल होता है। ठीक है, रेड कलर होता है, और इसका जो क्ले कंटेंट होता है उसमें भी इसका रोल होता है रेड कलर का, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। रेड मड आपका एक तरह से वेस्ट होता है। ठीक है, वो प्रोडक्शन हम जो आपका बॉक्साइट और होता है, बॉक्साइट और आपको पता है जिससे हम एल्यूमिनियम जो मेटल होती है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस टाइम जब एल्यूमिनियम मेटल है उसकी रिफाइनिंग करते हैं इस ओर से, तो आपके साथ में रेड मड का फॉर्मेशन भी होता है जो कि एज ए वेस्ट जनरेट होती है। ठीक है, तो बॉक्साइट रेजिड्यू रेड मड को हम बोलते हैं, इसका एक और नाम है क्या है, बॉक्साइट रेजिड्यू। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इसका आंसर एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एयर पोल्यूशन कैटेगरी से आया है। एयर पोल्यूशन कैटेगरी में आपको पूछा है कि द कलेक्शन मैकेनिज्म ऑफ द बैग फिल्टर इंक्लूड्स। बैग फिल्टर आपको पता है, इसको बैग हाउस फिल्टर भी बोलते हैं, बैग हाउस फिल्टर, या फिर इसको हम फैब्रिक फिल्टर भी बोलते हैं, फैब्रिक फिल्टर्स। ठीक है, अब बैग हाउस फिल्टर कलेक्शन मैकेनिज्म है, उसके 3 टाइप की प्रोसेस होती है इसमें। देखिए मैं बताता हूँ आपको। हम्म, ये प्रोसेस है आपके, सबसे पहले होती है डिफ्यूजन, फिर होती है इंटरसेप्शन, फिर होती है इनर्शियल इम्पेक्शन। ठीक है, ये अलग अलग एफिशिएंसी ऑर्डर में बता रहा हूँ। आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, वो आपके जो ये फिलामेंट्स होते हैं बैग हाउस फिल्टर के, वहाँ पर ये कोई भी पार्टिकल है वो ऐसे डिफ्यूज होता है आके यहाँ पर आराम से, और जबकि इंटरसेप्शन है वो यहाँ पर स्टक हो जाता है ऐसे। और इनिशियल इम्पेक्शन में क्या होता है, वो इनर्शिया के साथ ऐसे आके फिर वो वहाँ पर रुक जाता है स्टैटिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन, इंटरसेप्शन और इनर्शियल इम्पेक्शन। ठीक है, डिफ्यूजन की जो एफिशिएंसी ऑर्डर देखें तो हम 0.5 जो माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ये ट्रैप कर सकता है, और जो इंटरसेप्शन होता है उसकी रेंज होती है आपकी 1 माइक्रोमीटर, और जो इनिशियल इम्पेक्शन होती है उसकी होती है 3 से 10 के बीच में। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एयर पोल्यूशन कैटेगरी से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसमें देखें तो आपके जो ऑप्शन बी है डिफ्यूजन, इंटरसेप्शन है और इम्पेक्शन, इनर्शियल इम्पेक्शन है, तो बी डी ई, बी डी का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सेडिमेंटेशन इसमें नहीं होता, वो आपका जो ग्रेविमेट्री मेथड होता है उसमें होता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो आपके यहाँ होता है ईएसपी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा है जो पेरीहीलियन, ये देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। आपको पता है जो आपके सेंटर में आपके सोलर सिस्टम होता है सन, फिर होती है आपकी अर्थ। ठीक है, अर्थ अब सन के चारों ओर चक्कर लगाती है आपके इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, ये हो गया आपका सन, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये हो गया सन, ये हो गया आपके अर्थ। ठीक है, ऐसे ना,
और यहाँ पर भी एक अर्थ हो गई। अर्थ एक ही है, लेकिन मैं इसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो सन के सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है अर्थ और सन के बीच में, उसको बोलते हैं हम पेरीहिलियन। पेरीहिलियन जो फारदेस्ट होता है, ठीक है, फारदेस्ट सबसे दूर जो डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच में, वो आपकी होती है एपीहिलियन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कंसेप्ट। ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ है, 6th 7th का बच्चा होता है, उसने भी ज्योग्राफी में पढ़ा होता है ये कंसेप्ट। ठीक है, तो पेरिलियन यानी पास में होता है, अर्थ कम्स क्लोजर टू द सन। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन 2। ए को हम 2 से मैच करेंगे, फिर हम बी को करेंगे हम 3 से मैच, क्योंकि अर्थ लिटिल फार्दर फ्रॉम द सन। फिर एल्बिडो होता है जो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो था जो पार्ट 1 था उसमें एल्बिडो से रिलेटेड इक्वेशन कराया था, उसमें बताया था जो एल्बिडो होता है वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है। फिर आइसोथर्म्स जो आपके शो करती है द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, तो आइसोथर्म्स होती है, और आइसोबार्स होती है वो आपके प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती है। ठीक है, तो आपका डी का हो गया 4, फिर ए का हो गया 2, ए का 2, डी का 4, आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी का 3 हो गया, सी का और डी का 4, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। अब आपको ये क्वेश्चन अलग से आपको पूछा है कि अरेंज करना आपको एनवायरमेंटल डिजास्टर है इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले से लास्ट में, तो मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ था पहले भी, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, अगर आप एनवायरमेंटल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने मास्टर्स लेवल में भी ये अलग अलग टाइप के डिजास्टर है, इनको पढ़ा होगा। ठीक है, शायद शायद क्या पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी, इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता है कि जो लव कैनाल डिजास्टर हुआ था आपका न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी आपके पता है यूएसए में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड इंसिडेंट हुआ था, लव कैनाल डिजास्टर, क्योंकि वहाँ पर जो एक वेस्ट डिस्पोजल साइट थी उसको बरी कर दिया था ऊपर ऊपर से, फिर वहाँ पर सेटलमेंट बिछा दी गई थी, वहाँ पर लोग रहने लगे थे, लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ था, वो वेस्ट था वो डिग्रेड होकर वहाँ पर अलग अलग टाइप के टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो जनरेट हो रहे थे, अलग अलग टाइप की गैसेस, वहाँ पर धीरे धीरे वहाँ पर लोगों की तबीयत खराब होने लगी थी, काफ़ी सीरियस मेडिकल इश्यूज आने लगे थे। फिर वहाँ पर पता चला था कि नीचे वहाँ पर एक वेस्ट डिस्पोजल साइट थी। ठीक है, तो ये इंसिडेंट आपका हुआ था 1977 में न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, ये हुआ था 1977 में। तो सबसे पहले आपका आएगा लव कैनाल डिजास्टर, तो ई आपका सबसे पहले आएगा, तो 1 और 3 आपका होगा इसमें ऑप्शन में। फिर हम बात करें तो 1977 के बाद में आपका भोपाल गैस डिजास्टर है, वो आपका हुआ था मध्य प्रदेश में, आपको पता है 1984 में। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए ही हमारे देश में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था उसको लाया था। ठीक है, ताकि ऐसी घटना वापस दोबारा ना हो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1984 में आपका भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था, वो हुआ था आपके मिथाइल आइसोसाइनेट, उसकी वजह से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी वो रिलीज हो गई थी, फिर वो पूरे जो आपके भोपाल सिटी है वहाँ पर फैल गई थी, जिससे कई लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, वो हुआ था आपके 1984 में। फिर जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर है उसकी जो कोर है उसमें ब्लास्ट हुआ था ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, वो आपका चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था 1986 में। इसी पेपर में आपकी चेरनोबिल डिजास्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा था, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जिसमें आपको पूछा था कि कौन कौन सी जो गैसेज है वो मोस्ट प्रोमिनेंटली रिलीज हुई थी एट द टाइम ऑफ दिस डिजास्टर। ठीक है, चेरनोबिल डिजास्टर आपका हुआ था 1986 में, तो ई, फिर आपका हो गया ए, फिर हो गया बी, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। फिर आपका हुआ था डी, एवरी कोस्ट टॉक्सिक वेस्ट डंपिंग का 2006 में हुआ था। एवरी कोस्ट आपके जो वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका का रीजन है, वेस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न साइड में ये एक कंट्री है एवरी कोस्ट प्रेजेंट, वहाँ पर ये टॉक्सिक वेस्ट डंपिंग है, उसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जो वेस्ट डंपिंग साइट थी वहाँ पर फ्लड्स आ गए थे। फ्लड्स आने के कारण जो भी सारा का सारा वेस्ट था वो सारा बेकर सिटीज़ में चला गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, क्योंकि वो वेस्ट वो हजार्डस था इसीलिए। फिर जो 2011 में फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर है वो आपका जापान में हुआ था।
जापान में फुकुशिमा डिजास्टर को बताता हूँ। ये हुआ था आपकी ड्यू टू सुनामी, ठीक है। सुनामी की वजह से जो सारा का सारा पानी था वो जापान में आ गया था कोस्ट पर, और आपका जो ये फुकुशिमा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो कोस्ट पर ही प्रेजेंट था, जिसकी वजह से फ्लड्स आने के कारण ये सारा का सारा पानी था वो न्यूक्लियर इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट में आ गया था। ये इंसिडेंट हुआ था क्योंकि सुनामी आई थी ड्यू टू द अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से वो सुनामी आ गई थी। फिर वहाँ का जो सारा का सारा पानी था वो कंटामिनेटेड हो गया था रेडियो एक्टिवली, ठीक है। तो ये हुआ था आपके 2011 में। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो आप ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। मैंने बहुत सारे, देखो इसमें अगेन 25 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए आपको, देखिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। अब मैं अब आगे का बताता हूँ आपको कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट और 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो ये सारा मैंने जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाए तो आप कमेंट में बताना, और ई स्क्वायर एकेडमिक्स चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जो भी बंदे या बंदियाँ, ठीक है, जो भी दोस्त हैं हम, वो अगर यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी डाउट हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।